Hi, I'm Arvind Jha. I'm an entrepreneur, a Thai chartered member, and a mentor for startups. I have worked at Adobe, Polaroid, a lot of US companies. I'm fascinated by some of the business decisions and some of the economic decisions taken by the AAP government. Unfortunately, they've been lost out in the din that the political issues make. So I thought I'll sit with the bull himself and dive into the mind of Satyen Jain to understand what are the economic indicators, what are the business logic that he's using for all these innovations that he's doing. Satyen ji, welcome. Namaskar. Firstly, congratulations, because now Mohalla clinics are getting global recognition. We are seeing that, global Western powers are now saying that this may be the model for their own geographies. What is the economics behind the Mohalla clinic? How are you managing to keep OPEX and CAPEX so low? देखिए इसमें सिंपल सी है, दिस इज जीरो थ्योरी, नॉट सिंपल जीरो थ्योरी, दिस इज आवर ओन जीरो थ्योरी. क्वालिटी शुड बी एड 1 0, मतलब दैट शुड बी 10 times more. That is the first thing. You add up 0 on quality 10 times, the quality should be 10 times, and subtract 1 0 from the cost. मतलब cost should be 10 times low. Okay. दिस इज माई मंत्रा. कुछ भी करेंगे क्वालिटी को 10 गुना अच्छा करने की कोशिश करेंगे. 10 गुना नहीं होगी, 5 गुना होगी, 4 गुना होगी, 3 गुना होगी, कोशिश 10 की होगी. तो और how did you achieve all these optimizations? बता देता हूँ. कॉस्ट को हम 10 गुना कम करने की कोशिश करते हैं. अब 10 गुना कम होगी या 5 गुना कम होगी या 2 गुना कम होगी, वो देखी जाएगी, परंतु उसको 10 गुना कम करने का टारगेट है. दिस इज अल्टीमेट. मेरा ये मानना है, एनीथिंग विच इज़ गुड तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी. अगर फ्लफी होगी तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी. एग्जाम्पल के लिए पहले बड़ी बड़ी कारें आती थी, बड़ी बड़ी हैवी कार आती थी. अब वजन तो उनका था 2 टन. अब जब 1 टन की कार आई तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, उससे अच्छी भी थी वो. तो उसी तरीके पर हमें चलना पड़ेगा कि हमारे को अपना जो फ्लफी स्ट्रक्चर है, फ्लफी सिस्टम है, सारा हटाना. अपने मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की जी. इससे पहले हम डिस्पेंसरी बनाते थे. डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर, 10-15 लोगों का स्टाफ, 2-3 मंजिल की बिल्डिंग, जिसको बनाने में लगभग 5 साल लगते थे और लगभग 5 करोड़ रुपए लगते थे. पेशेंट के लिए जो डिलीवरेबल था, अब अल्टीमेटली क्या है, उसने बिल्डिंग को तो देख के कुछ करना नहीं है. उसको डिलीवरी क्या है कि उसने डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ टेस्ट कराए, ज़रूरत पड़ी तो, और दवाई दी. इसके अलावा तो कोई डिलीवरेबल नहीं था. जब सर्वे किया गया, टेस्ट तो कहीं भी नहीं होते. ज़्यादातर लैब्स डिफंक्ट, वो काम ही नहीं करती. क्यों? कि भाई इतने सारे तरह के टेस्ट हैं, हर लोकेशन पे इतने तरह के टेस्ट आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है. अब बनाने में 5 साल लगेंगे. रनिंग कॉस्ट मतलब इतनी फिनोमिनली हाई और डिलीवरेबल वेरी लो, तो हमने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया. जो काम 5 करोड़ में होता था, कैपिटल कॉस्ट इज नाउ 20 lakhs होंगे. 20 लाख में होता है. पहले नॉन एयर कंडीशन था, एयर कंडीशन है. जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको भी मन लगता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट है. कॉस्ट हमारी कितनी कम हो गई? 1 0 हटानी थी हमने. 1 0 हटाते तो 50 लाख बनती जी. हमने 1 0 से नहीं 25 गुना कम कर दिया, 10 गुना कम नहीं किया, 25 टाइम्स कम कर दिया. सेकंड, सर वहाँ पर टेस्ट होते थे 2 या 3, बाकी होते ही नहीं थे. कि नहीं हो ही नहीं सकते जी, टेस्ट नहीं होंगे. अब 212 टेस्ट करते हैं हम. 212 टेस्ट कैसे करते हैं? सर आपने खुद ही बताया, बिजनेस आप देखते हैं, बिजनेस के बारे में पता है. हमने कुछ नहीं किया, एक बिजनेस कंपनी को हमने आउटसोर्स कर दिया. सभी लैब्स में, सभी हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स में उन्होंने एक कलेक्शन सेंटर बना दिया. एवरीवेयर उन्होंने अपना आदमी बैठा दिया. वो कलेक्शन सेंटर वहाँ बन गया. वहाँ से सैंपल होता है, ले जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे में रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाती है. जो टेस्ट कराने में पहले होता ही नहीं था. पहली बात तो जो चीज़ होती ही नहीं है तो उसकी कॉस्ट तो अनबिलीवेबल हो गई. और जो कॉस्ट मुझे पहले 100 रुपये आती थी, आज वो कॉस्ट 15 रुपये है. 1/10 पे कोशिश कर रहे हैं. अगली बार 1/10 ही करेंगे उसको. मैं अब ये नहीं कह रहा मैं सफल हो गया. मैं सफल नहीं हुआ. जिस दिन 100 रुपये को 10 रुपये भी लगे उस दिन सफल होऊंगा. 15 पे मैं ला चुका हूँ, 10 पे लेकर. क्वालिटी इज़ फार बेटर, सेटिस्फेक्शन इज़ फार बेटर. बस यही फार्मूला है. अगर आपको ये पता है, एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए क्या करना है. तो मोहल्ला क्लिनिक का और प्राइमरी हेल्थ केयर जो बाकी जगहों पे चल रहा है, उसका मॉडल में यही बिग डिफरेंस है जो आप बता रहे हैं. 5 crores of capex versus 20 lakhs of capex, and OPEX which is not being used into some kind of a outsourced business model. देखिए आज तक ना हिंदुस्तान के अंदर आपका असेसमेंट जो होता है वो 2 चीज़ों पे होता है.
किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, कहते भाई कितना बजट आपने खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, पहला असेसमेंट। सेकंड, अगर करते हैं तो ये कितने लोग एम्प्लॉय किए। आउटपुट किसी को कोई मतलब ही नहीं है, रादर के 90% टाइम तो बस होता है पैसा कितना खर्च किया, काम खत्म। राइट। अब वो कहते हैं जी हमने क्या किया जी, हमने ना 5 साल के अंदर वी मेड 10 डिस्पेंसरीज। कितना पैसा लगा, 50 करोड़ रुपीस खर्च किया। तो 50 करोड़ खर्च किया, वो 10 डिस्पेंसरी बनी नहीं बनी उसको मतलब, कितने पेशेंट देखे उसको किसी को मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। हमने पिछले साल 3 करोड़ ओपीडी की थी पूरे हेल्थ सिस्टम में, दिल्ली सरकार के हेल्थ सिस्टम में। इस साल हमने 4 करोड़ की है, और जो अब साल चल रहा है इसमें हम 5 करोड़ करेंगे, उससे अगले साल 7 करोड़ करेंगे। तो हम आउटपुट पे जा रहे हैं ना। अभी तक देखो गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी आयरनी है, देयर इज इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट। इनपुट आप इतना डालेंगे तो आउटपुट इतना आएगा, इनपुट कम करेंगे तो आउटपुट कम आएगा। पर यहाँ पर सिस्टम कुछ हो रही है, आप इनपुट इतना डालिएगा, प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोसेस चलता रहे, आउटपुट होगा ही नहीं, जीरो। तो लोग इनपुट की बात नहीं करते, आउटपुट की बात नहीं करते, प्रोसेस इज सैक्रोसेंट। हमेशा प्रोसेस के अंदर घुसे रहते हैं और प्रोसेस से कभी बाहर ही नहीं निकलते। तो हम प्रोसेस से बाहर निकल गए, हमने कहा ये आउटपुट की बात करते हैं। So let me also take you to another related area, because you have demonstrated for the first time, I think, in government, 2 absolutely fabulous outcomes. One, in the same cost, you have added more beds to a hospital than was there, no budget change. Second, you have reduced or saved on the budgets of actual public sector projects. What is the trick? What is the secret sauce मैं बताता हूँ आपको of this monitoring that you देखिए, have जब हमारी started? सरकार बनी ना, बुराड़ी का एक हॉस्पिटल है, देयर वाज 200 बेडेड हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल की कॉस्ट थी 200 करोड़। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी। नॉन एयर कंडीशन हॉस्पिटल है। बीइंग एन आर्किटेक्ट, तो मैंने उसको रिव्यू किया, मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग आप बना रहे हैं, अल्टीमेट जो पेशेंट केयर एरिया है उसमें तो वही जगह है जितनी होनी चाहिए, उससे भी कम है। जगह कहाँ पे दी है, बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं। अरे भाई इतने सारे स्टोर रख के करोगे क्या? आपको पता है स्टोर की कैपिटल वैल्यू कितनी आती है? कहते वी डोंट नो। मैंने इसको स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करके देखो, पता लगा 5 करोड़ का स्टोर है ये। इसमें सामान कितना रखोगे? कहते 1 लाख रुपए का। भाई कमाल हो गया, 1 लाख का सामान रखने के 5 करोड़ का स्टोर बना दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कमरा कितना बड़ा है कि फुटबॉल का मैदान है। मैंने भाई फुटबॉल के मैदान के लिए वो टेबल टेनिस के मैदान में भी बैठ सकते हैं, इतना बड़ा मैदान किस लिए चाहिए? राइट। भाई उनको काम करना है। तो हमें उसको रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद उसमें थोड़ा सा एडिशंस भी किए गए, और उस 200 बेडेड हॉस्पिटल को हमने 800 बेडेड में कन्वर्ट किया। जी। 200 बेड की कॉस्ट थी 200 करोड़, 600 बेड ऐड किए, एडिशनल कॉस्ट 60 करोड़। फैंटास्टिक। तो 10 लाख रुपए पर बेड में हमारी एडिशनल कॉस्ट आ गई। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसी तरह से हमने अंबेडकर नगर हॉस्पिटल था उसको रिवाइज किया जी। हमने द्वारिका हॉस्पिटल था उसको रिवाइज किया। तो एडिशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बट सोचना नहीं था किसी को। But then that required, because you are an architect, you could do it. Does it require कि political leadership has to be hands-on to be able to deliver this outcome? सर कुछ नहीं है, एक थंब रूल्स होते हैं कुछ। थंब रूल ये होते हैं कि आप फ्लैट खरीदने जाते हो, तो आपके 3 बेडरूम फ्लैट कितने का होना चाहिए सर? कहते हैं 3 बेडरूम फ्लैट 70 लाख रुपए का, 80 लाख का। जी। 70-80 लाख में 3 बेडरूम फ्लैट मिलता है, तो 1 करोड़ में एक बेड क्यों मिलेगा? करेक्ट। और कितनी जगह चाहिए आपको? सर जो आज की डेट में लैंड तो फ्री की है सरकार की, ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सर। जी। उस फ्लैट में तो लैंड की कॉस्ट ज़्यादा होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। तो आपको थंब रूल्स पे चलना पड़ेगा, और ये पूरे देश में स्टैंडर्ड बना दिया इन्होंने। And what is the magic in the flyover projects? How are you controlling that cost there? मैं वो भी बताता हूँ, पहले इसका समझ लीजिए सर, अगर लोग समझेंगे नहीं तो बताएंगे नहीं। जी जी। ये पूरे देश का इन्होंने वो कर दिया है, बेंच मार्किंग कर दी है। अब एम्स बनेगा तो पर बेड 1.5 करोड़ में बनेगा या 2 करोड़ में बनेगा। सफदरजंग हॉस्पिटल में एक्सपेंशन होगी तो 1.5 करोड़ में होगी। ESI हॉस्पिटल की एक्सपेंशन होगी तो 1 करोड़ से 2 करोड़ में होगी। तो इन्होंने खुद ही मिलकर बेंच मार्किंग कर दी है कि पर बेड 1 करोड़ में होगा। राइट। उससे क्या फ़ायदा होता है? इतना पैसा खर्च करोगे तो नेचुरली है कि उसमें तो सबके वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे होंगे। जब आप कहते हैं उसको पूरी अच्छी तरह रिव्यू करें। देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैंने जब 1 करोड़ से इसको कम लेके आया, मैंने मेदांता से पता किया कि भाई आपकी पर बेड कॉस्ट क्या है। वो तो 5 स्टार होटल है, उसकी 70 लाख थी। अच्छा। मैंने उनकी 70 लाख में 5 स्टार होटल बन गया,
और हमारे यहाँ पर 1 करोड़ में बना रहे हो, तुम कहते हैं सिंपल सा अस्पताल बना रहे हो। तो ये अगर आपको थंब रूल्स पे चलेंगे, उनको क्वेश्चन करेंगे भाई ऐसा क्यों है, तो हो जाएगा। होता क्या है, घटिया से घटिया आर्किटेक्ट अपना एम्प्लॉय कर लो L1 के ऊपर, अब सर्जरी भी करा लो ना 500 रुपये में, आप मर जाए तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं सबसे घटिया कंसल्टेंट सबसे सस्ते पैसे में ले लो, फिर हमारा सत्यानाश कर दे। हमारे को इन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है, हमें क्वालिटी पे जाने की जरूरत है, क्वालिटी की कॉन्शियस होंगे, जैसे मैंने बताया। How much role has corruption or anti-corruption focus that आप government has into this? Because we also heard कि 15 रुपए का लाइट बल्ब या LED बल्ब जो है 1200 रुपये में खरीदते हैं सरकार, या 1500 रुपये का जो रेंटल होना चाहिए वो 15,000 रुपये का रेंटल लैपटॉप होता है, और डेफिनेटली यू आर सेविंग मनी, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम फोकस ऑन देखिए दैट। अभी तक तो क्या होता था ना, जो छोटे लेवल की करप्शन छोटे लेवल पे चलती है, जी। जो बड़ी करप्शन होती है वो ऊपर तक जाती है। जी जब गंगोत्री में बंद कर देंगे तो नीचे कपाटा बंद हो जाएगा, नीचे पानी नहीं आएगा, तो ऊपर से बंद होने के बाद बहुत सी चीज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं। अब सबको मैसेज चला गया। अब आप फ्लाईओवर का पूछ रहे थे, जी हमने फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स में 450 करोड़ रुपए बचा दिए। राइट, इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस थी? करेक्ट। पूरे देश के सामने मैं बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ ये होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट को पास किया, सपोज उसकी कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट 500 करोड़ रुपये। कॉस्ट ओवर रन के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला होता है उसको डिले करो, कॉन्ट्रैक्टर वो सूट करता है, आप 2 साल 3 साल उसको डिले कर दो। 500 करोड़ का 1000 करोड़ बिल्ट इन होता है उसके अंदर, राइट। एस्केलेशन क्लॉज बिल्ट इन है, अपने आप बढ़ जाएगा वो। एक तो ये हुआ, हमने डिले नहीं होने दिए, और अगर जो डिले हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाला उसको कि भाई डिले करेगा तो ये करेगा, इसको पेनल्टी लगेगी, हमारे ऊपर कुछ नहीं आएगा। करेक्ट। दूसरा क्या होता है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था जी, 400 करोड़ में काम खत्म हो गया, कहते यार बिल डाल दो थोड़े से, तो 500 करोड़ तक तो कोई पूछता ही नहीं, तो फिर बिल डाले जाते हैं, वो हमारे यहाँ चलता नहीं है। तो सर ये सिंपल सी लॉजिक है, अगर सब लोग अपना लें तो सारे प्रोजेक्टों में पैसा बच जाएगा। Excellent. So there is, because of all these welfare initiatives, there is now a perception that Delhi government must be taking a lot of loan, external debt load कर देंगे सरकार को, बिल्कुल कर देंगे। Is that happening? Are you taking loans or how are you managing your finances here? देखिएगा, लोगों को और कुछ नहीं मिलता ना, तो लास्ट में पता क्या कहते हैं, ये सरकार को लुटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। जी। पहली बात तो मैं बता दूं, हमने एक भी पैसा टैक्स नहीं बढ़ाया, एक भी आइटम के ऊपर। तीसरा बजट था हमारा, हमने टैक्सेस कम किए हैं लगभग 50 चीज़ों पे, बढ़ाया एक भी चीज़ नहीं। फर्स्ट। सेकंड, हमने किसी चीज़ के लिए लोन नहीं लिया, नो लोन्स, इन किसी स्कीम के लिए हमने लोन नहीं लिया। बाकी सरकारें क्या होती है कि अगर वेलफेयर स्कीम लाएंगे हमारे पास पैसा नहीं है, सारे की सारी सरकारें अभाव में जीती हैं। हम कहते हैं पैसा मेरे से खर्च नहीं होता। सर मैं बता देता हूँ, हर बारी मुझे बजट मिला है, हर बारी मेरे पैसे बचे हैं लास्ट में। क्यों? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि पैसा बच गया तो यार खर्च कर दो। मैं कहता हूँ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में जितने भी बिल बनेंगे, जितने भी खर्चे होंगे, उनको मैं ऑडिट कराऊंगा। जबकि सरकार का 9 महीने में जितना खर्च होता है उससे ज़्यादा 3 महीने में खर्च करते हैं। जनरल रश रहता है बिल, वो तो उस टाइम सब निकल जाता है, सबका हिस्सा सब उसी टाइम आता है। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, जितना प्रपोर्शनेटली 9 महीने में खर्च किया उतना ही प्रपोर्शनेटली 3 महीने में खर्च होगा। करेक्ट। तो वो हम होने नहीं देते। तो मुझे लगता है सरकारों के पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इन्होंने हवा बना रखा है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सर पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हमने कोई But is there enough that you can do free surgery, free medicines? You are not only doing efficiency of saving, but you are saying everything is free. People are questioning, saying, where does this free come from? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ भी फ्री नहीं है। अच्छा। ये पता नहीं किन लोगों ने कह दिया कि फ्री है, फ्री है, फ्री है। सर ये एडवांस में पैसा लेके तब दे रहे हैं सर्विस आपको। अच्छा। हमने जनता से एडवांस में टैक्स लिया है। अगर माचिस की डिब्बी लेते हैं ना, उस पर भी टैक्स है। साबुन की एक टिक्की लेते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। हर चीज़ पे टैक्स लिया हमने आपसे। हमने एडवांस पैसा लिया है, इसको सुधारना पड़ेगा। हम कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे हैं, हम सबसे आपसे एडवांस में पैसा लेके आपको सर्विसेज वापस कर रहे हैं। ये जो लोग कह रहे हैं ना बदनाम करने के, फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, अरे हाँ कर दिया ना, तो फिर केंद्र सरकार कॉपी क्यों कर रही है अब? The cost of surgeries, free surgeries in the government versus public, somebody told me is 8,000 rupees to 20,000 rupees, some figure was bandied about. Yet you are able to offer that much lower cost. What is the secret sauce for that? देखिए दिल्ली सरकार के अंदर ना, सर्जरी के अंदर कॉस्टिंग दिल्ली सरकार में तो मुफ्त होती है बिल्कुल जी। जो क्वेश्चन आपका है, मुझे लगता है कि आपका कहना है कि भाई हम सर्जरी की कॉस्ट कैसे कम कर पाएँ। अभी हमने ये किया कि जब हमने रिव्यू किया तो बहुत सारी सर्जरी ऐसी हैं जिनकी बड़ी लंबी लंबी पेंडिंग डेट्स हैं। और डेट्स कैसी हैं कि 2-2 साल तक की हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। आज मान लो आपको कोई गंभीर बीमारी है, इतनी
बीमारी है तो 2 साल में इतनी हो जाएगी, पता नहीं पेशेंट रहेगा नहीं रहेगा। तो दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि या तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जाता है उसकी 1 महीने में सर्जरी कर देंगे। अगर 1 महीने में आप नहीं कर पा रहे हैं तो 41 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट में आप जाके सर्जरी करा लीजिएगा, सारे पैसे दिल्ली सरकार देगी। और इसके अंदर कोई इनकम लिमिट नहीं है, कोई ये नहीं कि गरीब होना चाहिए अमीर, कोई वो दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, सबके लिए हमने कर दिया है इसको। अब इसमें इकोनॉमिक्स जो पॉइंट पूछेंगे आप, इसमें इकोनॉमिकल पॉइंट ये है कि देखो अगर मैं अपना नया सेटअप क्रिएट करता हूँ, इट विल टेक टाइम फर्स्ट, राइट, उसके लिए टाइम लग रहा है, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। दूसरा उसके लिए फिर मैन पावर इतना हमारे पास है या नहीं। तीसरा क्या होता है, प्राइवेट के पास सब कुछ है और ये तो हवाई जहाज है और वो फुल कैपेसिटी पे चल नहीं रहा। करेक्ट भाई 200 सीटें हैं, 100 पे चल रहे हैं। जो रेट हम उनको दे रहे हैं, आपसे तो हो सकता है 1 लाख रुपए लेते हो, तो परंतु हम तो 25-30 हज़ार ही देते हैं। हमारे को CGHS रेट है, डिस्काउंटेड रेट है पहले से ही, तो बल्क डिस्काउंट वो पहले से दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं कि वो उनका कस्टमर है ही नहीं, भाई उनका कस्टमर ही नहीं, मेरी कॉस्ट उससे ज़्यादा आ रही है। अगर मैं सर्जरी करता हूँ, लैंड इज़ माइन, बिल्डिंग इज़ माइन, इक्विपमेंट इज़ माइन, उसके बावजूद भी रनिंग कॉस्ट मेरी जो आती है, जो प्राइवेट को मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा आती है। प्राइवेट की बिल्डिंग भी उसकी है, लैंड भी उसकी है, सब कुछ उसका है, तब भी वो उस पैसे में कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, वो तो फिक्स कॉस्ट है, उसको तो 0 मान चुका वो कहता है रनिंग में से कुछ मिल जाए वो भी बहुत है। तो ये विन विन सिचुएशन है कि मैं भी खुश, वो भी खुश, और दिल्ली का जो नागरिक है वो भी खुश कि भाई अगर एक किसी को बाईपास सर्जरी करानी पड़ जाए, आप पंत में जाइए, हमारे यहाँ पर 2 साल की वेटिंग है। सर 2 साल के बाद बाईपास की जरूरत पड़ेगी, इंसान होगा तो पड़ेगी ना, नहीं तो नहीं पड़ेगी। हम आपको कहते हैं भी 2 साल की डेट है तो आप तुरंत बाहर जाइएगा, दिल्ली में बड़े 5-6 अस्पतालों में होती है, किसी में भी करा लो, किसी में, और पैसे दिल्ली सरकार दे देगी। नो इट्स अ फैबुलस, तो इसमें इकोनॉमिकली भी सेंस बनती है और लाइफ सेविंग भी है। दूसरी स्कीम हमने निकाली है महंगे रेडियोलॉजी टेस्ट, जी, जैसे MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, जितने भी महंगे से महंगे टेस्ट हैं, 6,000 रुपये में MRI होता है, कम से कम 6 से 10 हज़ार तक होता है। अब क्या है कि अब 1-1 साल की वेटिंग है, 2-2 साल की वेटिंग है। अब 2 साल बाद MRI कराने का कोई लॉजिक नहीं बनता ना। अब दिल्ली सरकार के 30 हॉस्पिटल्स, 25 पॉलीक्लिनिक्स, अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, अल्ट्रासाउंड, 33 इस तरह के रेडियोलॉजी टेस्ट हैं जी, 133 कोई भी टेस्ट वो रिकमेंड करते हैं। अब 21 प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स एंड 41 हॉस्पिटल्स, कहीं भी जाके आप करा लीजिए, कॉस्ट विल बी बियर बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, पूरा पैसा दिल्ली सरकार देगी। अब इसमें भी आप इकोनॉमिक सेंस पूछेंगे, वही इकोनॉमिक सेंस यहाँ पर भी है। सर मैंने कहा था कि भी 5 MRI मशीनें और 10 CT स्कैन मशीनें आप लगा लीजिए, हम 1 साल में नहीं लगा पाए। अभी वे लगता नहीं है 1-2 साल में लगा पाएंगे, तो तब तक क्या दिल्ली के लोगों को सर्विस नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो सर्विस, पहली बात तो सर्विस है ही नहीं, वो मिल जाएगी। दूसरी बात, अब हमने देखा है तो वो सर्विस खुद बनाने में कॉस्टली पड़ रही है मुझे। अगर मैं बाहर से लेता हूँ, मैं MRI के सिर्फ 2,500 पे देता हूँ, 2,500 रुपीज़, मुझे तो 2,500 मिल रहे हैं ना, पेशेंट को 6,000 का फ़ायदा हो गया, बात अलग है। मुझे 2,500 रुपये देने पड़ते हैं। मैं अपने यहाँ जब सेटअप लगाता हूँ, कैपिटल कॉस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और सारी कॉस्ट पे डालता हूँ, 15,000 का पड़ता है मुझे। तो मुझे सेंस बनती है कि मैं उसको आउटसोर्स कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए वो भी सेंस बनती है कि हम बाहर से करा रहे हैं। और दिल्ली के सब नागरिकों के लिए पहली बार बता रहा हूँ कि कोई इनकम लिमिट नहीं है, हम सब के लिए कर रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं आप अमीरों के लिए क्यों कर रहे हैं? आपको क्या पता वो अमीर है गरीब है? सर जो दिल्ली सरकार के अस्पताल में आ गया, एक्सीडेंट हुआ तो हम तो किसी नहीं पूछते क्यों आए, गरीब है अमीर है। टेस्ट के लिए आप पूछते हो कि आप अमीर हो कि गरीब हो, या तो सर्विस उसके लिए है ही नहीं, या है तो सबके लिए। तो यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार कमिटेड है, दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए, 100% नागरिकों के लिए कमिटेड है, और 100% लोगों के लिए हम करके दिखाएंगे। और आपने एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए कोई एक्सीडेंट विक्टिम के लिए हमने स्कीम बना दी है, बस अभी ना वो इलेक्शन कमीशन के पास क्लियरेंस के लिए गई हुई है। जी, क्यों गई हुई है कि बीच में आचार संहिता लग गई। जी, हो सकता है 2-3 दिन में लागू हो जाए, हो सकता है 1 महीने बाद लागू हो। स्कीम मैं आपको बता देता हूँ। जी, स्कीम ये है कि दिल्ली की टेरिटरी में, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली, अगर किसी भी आदमी का एक्सीडेंट होता है, बहुत ही दुखद होता है जब उसको उठा के 10-15 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल लेके जाते हैं, और जबकि सामने एक प्राइवेट अस्पताल होता है। बिल्कुल ठीक। और प्राइवेट में ले भी जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी इसको कहीं और ले जाओ, रेफर करने के चक्कर में रहते हैं। क्यों? उनको पैसा कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भाई आप उसको केयर देंगे, पर प्राइवेट अस्पताल कहता है इतना खर्चा कौन देगा? दिल्ली के अंदर लगभग 1600 से 1800 लोगों की डेथ होती है हर साल। तो हमने फैसला किया है अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, या आग लगने का कोई एक विक्टिम है, फायर विक्टिम है, या एसिड अटैक विक्टिम है, आप उसको प्राइवेट अस्पताल में भी लेके जाएंगे तो सारा खर्चा दिल्ली सरकार से। ग्रेट स्टेप। तो उससे हम चाहते हैं कि साल में 200, 300, 500 कुछ लाइफ बचे, और मैं अगर 2 लाइफ भी बचें
तो मुझे सरकार अपना Even one होना धन्य मानेंगे। बिल्कुल ठीक तो इसको हम करने जा रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बट क्योंकि आचार संहिता बीच में आ गई है, अगर इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगा तो अभी तुरंत, नहीं तो 1 महीने बाद। Understand. So we talked a little bit about taxes. Ki Delhi government has not raised any taxes for the last 3 years. Even school rates have been brought down. Do you see this continuing? There's a question saying, are you sacrificing some infrastructure development for सर मैं एग्जांपल देता हूँ, not doing this tax benefit? देखिए, Is it sustainable? सर ये भी तो गलतफहमी में रहते हैं ना लोग कि टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स बढ़ता नहीं। हमने लास्ट ईयर पत्थर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर टैक्स कम किया, Sir, हमारी टोटल कलेक्शन बढ़ गई। correct. I heard. 12.5% को हमने 5% कर दिया। आपको परसेंटेज ऑफ टैक्स से फायदा है या टोटल कलेक्शन से फायदा है? कलेक्शन इंक्रीज्ड, तो हमने टैक्स रेट कम किया तो कलेक्शन बढ़ती है उससे, तो वो तो फायदेमंद है। And you've also talked about scaling up what you call medicine ATMs. What is the business model of medicine ATMs? looking मेडिसिन एटीएम ना मैं 10 जगह पर अभी मोहल्ला क्लिनिक्स में लगाई हैं एटीएम्स। उसमें क्या होता है कि भाई डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी, उसको दिखाएंगे तो अपने आप आपका निकल आएगा। तो अब इसको रिवाइज करना है, डिजाइन में कुछ फॉल्ट्स हैं, अगर ठीक होता है तो हम सब जगह लगाएंगे। काफ़ी सारे, मतलब हमारे को क्या है कि डॉक्टर को छोड़ के जितनी चीज़ें ऑटोमेट कर सकें उतना अच्छा है। So, and I was going to ask you that there has been a lot of technology uses within the Mohalla clinics in terms of the pre-scanning, all those cloud management, etc. Your experience is showing us that technology can reduce costs. ट्रिमेंडसली, अगर आपको कॉस्ट को 10 गुना कम करना है तो टेक्नोलॉजी कर सकती है और कुछ नहीं कर सकता। अभी हमारे यहाँ तो डाटा को करने के लिए रजिस्टर भरते रहते हैं, उसको रिट्रीव करने के लिए फिर बहुत सारे लोग लगते हैं। एक बार अपने टैबलेट के अंदर डाटा एंटर कर दिया, सब कुछ अपने आप कंप्यूटर कर रहा है, तो वो तो ड्रास्टिकली कॉस्ट कम हो जाती हैं, ड्रास्टिकली कम होती हैं। टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ये तो कह रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी वही होगी जो बहुत एफिशिएंट होगी, बहुत सस्ती होगी। So, how many hospitals are there now under Delhi government, and how many are there under MCD? If, for example, somehow AAP gets a chance to take over the MCD function, what is the way you can think that the MCD hospitals can be changed? देखिएगा, दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड लगभग हैं और 5,000 बेड हैं एमसीडी के पास। एमसीडी तो मतलब काफ़ी हेल्थ सेक्टर में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके बहुत सारी डिस्पेंसरीज हैं, डिफंक्ट हैं, बहुत सारी 5-5 मंजिल की बिल्डिंग उन्होंने बना के खड़ी कर दी, बिल्डिंग खड़ी है, 5-5 साल से उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक भी आदमी काम नहीं कर पा रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था पीछे और मुझे आके प्रेजेंटेशन दिखाने आए। एक उनका हेल्थ सेंटर था, मैटरनिटी सेंटर, जिसमें 1 महीने में एक भी डिलीवरी नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगी? तो वहाँ पे कहते ये 17 लोगों का स्टाफ था, कहते स्टाफ की कमी है, मतलब काम कुछ भी नहीं किया तब भी स्टाफ की कमी है। क्यों? कि गप्पे मारने में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो वो काम हम कुछ नहीं करते हैं। So you think the MCD hospitals will have a dramatic overhaul with some of these business decisions that you are taking? बिल्कुल बिल्कुल। Just one more last question that I wanted to ask you was that, some of these things that you have been able to do, are they applicable to the rest of the governance in India? I know that some people have contacted you for Mohalla clinics in Karnataka, in Telangana. नहीं, मैं देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने बहुत पहले ना एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि जो ट्रांजैक्शन बैंक में आप करते हैं, अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपये आती है, उसी को एटीएम से करते हैं तो उसकी कॉस्ट 10 रुपये आती है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार, जब हॉस्पिटल बैंक में ऐसा हो सकता है, तो जो ट्रांजैक्शन मैं अपने अस्पताल में करता हूँ वही ट्रांजैक्शन में अगर एटीएम बना लूँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया मोहल्ला क्लिनिक का, दिस इज लाइक ए एटीएम, कि छोटा सा जगह है उसको सैटेलाइट बना दिया, तो मेरी कॉस्ट भी तो 10 गुना कम होनी चाहिए। पाउच मॉडल तो इसमें हुआ क्या कि जो मेरी ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में कंसल्टेशन, मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड जो सारी मेंटेनेंस सब कुछ मिला के 100 रुपीज़ पर पेशेंट आती है, वही ओपीडी अगर मैं अस्पताल में करता हूँ 600 रुपये आती है। कितनी बड़ी चेंज है। प्लस जो पेशेंट है उसका ट्रैवलिंग टाइम बच गया, उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही, वो बच गया, तो वो कॉस्ट बच गई। वो भी तो नेशनल लॉस है ना। करेक्ट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस उसके सारे खत्म हो गए। और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 80% जो पेशेंट हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसे कह सकते हैं, दे आर वीमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। उनसे जब बात की गई, उनके इंटरव्यूज़ किए गए, तो उनसे पूछा गया भाई तुम पहले कहाँ जाते थे? कहते जाते ही नहीं थे। तो
अब क्यों जाते हो? कहते अब क्या दिक्कत है, बच्चों को स्कूल भेजा, चले गए, मान लो लाइन लगी है तो वहाँ पर्ची मिल जाती है, 1 घंटे बाद आ जाना, 1 घंटे बाद चले गए फिर से घर के सामने। तो जो हमारे डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है उसको बेनिफिट मिल रहा है। और सरकार का काम सिर्फ उन लोगों को केयर करना नहीं होता कि जो आपके पास आए हैं, हमारा केयर करने का मकसद जो हमारे पास नहीं आए हैं उनके पास भी हमें जाना है। वो हमारे को यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब है हेल्थ केयर फॉर ऑल, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज तक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर देश में सभी ने बनाया है गरीबों के लिए, जी नहीं, हम सिस्टम बना रहे हैं सबके लिए, अमीरों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, गरीबों के। जो सिस्टम अपर मिडिल क्लास के लिए बनेगा उसको तो गरीब भी यूज़ कर लेगा, पर उसके अंदर वो इतना बढ़िया सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, उसमें इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी ताकि उनको अमीरों को खुश कर सकें, अपर मिडिल क्लास को खुश कर सकें, और वो हम एबल हैं इस बारे में कर पा रहे हैं। Sir, you went to Bangkok and you met Amartya Sen as well. How did he react to your economics? नहीं, उनके सामने थोड़ा मैं नर्वस था। ही इज़ नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर ब्रुटलैंड जो नॉर्वे की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, WHO की डायरेक्टर जनरल भी थी, हम लोगों की मीटिंग हुई थी और हेल्थ इकोनॉमिक्स पे ही डिस्कशन चल रहे थे। तो सबसे बड़ा मतलब एक चीज़ के ऊपर मेरी एग्रीमेंट नहीं थी उनसे बिल्कुल भी। वो कहते थे कि हमें बजट बढ़ाना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा मैं मानता हूँ बजट बढ़ाना चाहिए हेल्थ के अंदर, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसके डिलीवरी क्या है, उससे हम आउटपुट क्या ले रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लगा, हम 2 घंटे डिस्कशन करते रहे और मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट तो सब पता ही था। कहते हैं फिर नेक्स्ट लेवल क्या है, मैंने पॉलीक्लिनिक बताया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हॉस्पिटल्स, कहते हु विल पे फॉर एवरीथिंग, मैंने गवर्नमेंट विल पे। कहते इतना पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर यू विल गेट सच काइंड ऑफ मनी। मैंने वी हैव मनी, मैंने पैसे की कमी थोड़ा है, नियत की कमी है। So Arvind also keeps saying, you know, government has enough money. You are reiterating that the government has enough money. पैसे की कमी कोई नहीं है, ये तो नियत की कमी है बिल्कुल। अरे भाई अभी नेताओं को अपना कोई काम करना हो, 500 करोड़ का हवाई जहाज खरीद तुरंत खरीद लेंगे। जनता के लिए कुछ भी करना उन्हें पैसा नहीं होता। सर जनता को हर चीज़ के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है, एनफ मनी इज़ देयर, सिस्टम के अंदर खूब पैसा है बर्बाद करने के लिए। जनता पे जब खर्च करने चलते हैं तो उनको लगता है ये पैसा गलत हो रहा है, और इसीलिए ये नेगेटिव कैंपेन चलाते हैं, ये सब कुछ मुफ्त कर रहे हैं जी, ये सब कुछ मुफ्त कर रहे हैं। अरे भाई हमने कुछ भी मुफ्त नहीं किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने एडवांस में पैसा लिया है, जनता से टैक्स के रूप में पहले एडवांस पैसा लिया है, फिर उसी चीज़ को हम वापस दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को मुझे लगता है ये भी गलत कह रहे हैं जो लोग कि प्राइवेट सिस्टम अच्छा है, कि गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा है, कि PPP सिस्टम, मैंने सारे अच्छे हैं। सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, सारे सिस्टम्स को यूज़ करना पड़ेगा। जो चीज़ मान लो हम डायलिसिस कराते हैं, गवर्नमेंट जब डायलिसिस अपने खर्चे से करती है, अपने आप सिस्टम में करती है, हमें 4000 रुपये पड़ता है। उसी का हमने PPP पे टेंडर कर दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही है, 1070 रुपये लगते हैं। भाई मेरे तो 4 पेशेंट हो गए ना उतने पैसे में। करेक्ट। तो मैं क्यों उस चीज़ पे अड़ूँ? मशीन किसी और की, सब कुछ बाहर से बन के आया, वो कर रहे हैं ना, मुझे क्या दिक्कत है। हमारे को उतने ही पैसे के अंदर अगर हम 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं 1 रुपये एक की बजाय, तो दैट इज़ बेटर। हमारे को मैक्सिमम लोगों को क्वालिटी सर्विस देने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, हम दवाइयाँ खरीदते हैं, हमारे 37 हॉस्पिटल हैं, सब अलग अलग दवाइयाँ खरीदते थे। अब मैंने कहा सबको इकट्ठा खरीद लो। अगर एक सिंगल मेडिसिन आपने 10-20 लाख रुपए की खरीदे, 20 ऑर्डर दिए या 40 ऑर्डर दिए, उसके बजाय आपने 10 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर दिया, तो कॉस्ट आधी हो जाती है ना। ये सिंपल इकोनॉमिक्स में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं इसको, सरकार नहीं जानती। So as we've seen, it's simple, logical, business-minded decisions by a hands-on person which is driving all these economic advantage. You can deliver up to 10 times the quality with 1/10 the cost if you focus on the simple business logic that is needed to run governance. Make sure that all the capacity is utilized. Make sure that the negotiating power of government as a bulk buyer is utilized, and make sure that your intention to serve doesn't get diluted. I hope you enjoyed this. Thank you very much.